स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सुपर टेट में जो साइंस का 10 नंबर आना है उससे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एलपीजी रसोई गैस ना, रसोई गैस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी का। ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं तो, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो इसके लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? मतलब एलपीजी लीक कर रहा है तो इसका पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे पता चलता है कि हमारा एलपीजी गैस लीक हो रहा है? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल मरकैप्टन, मीथेन या क्लोरोफॉर्म। तो देखिए कौन सा गैस मिलाया जाता है उसमें? एथिल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। विकल्प बी एथाइल मरकैप्टन। ठीक है, इसमें मिला दिया जाता है तो इसमें दुर्गंध होती है। वैसे तो जो एलपीजी होता है ना वो प्रोपेन और ब्यूटेन, एलपीजी में कौन सी गैसें होती हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, लेकिन उसमें ये एथिल मरकैप्टन इसलिए मिलाया जाता है कि गैस लीकेज हो रही है तो पता लगेगा, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन दुर्गंधहीन गैस है, इसमें कोई गंध नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या मिला दिया जाता है? एथिल मरकैप्टन। C2H5S, C2H5SH, इसका फार्मूला क्या होता है एथिल मरकैप्टन का? C2H5SH। ठीक है, इसकी तीखी गंध होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दो आपसे कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कूलिंग एजेंट के रूप में वर्तमान में किस पर्यावरण अनुकूलन गैस का उपयोग सबसे अधिक किया जा रहा है? सीएफसी का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या आइसोब्यूटेन का, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का। तो देखिए आज के समय में पहले तो सीएफसी मिलाई जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इससे होता क्या था? ओजोन परत में छिद्र बढ़ता था, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन अब वर्तमान में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या आइसोब्यूटेन। इन्हीं दो गैसों में से किसी एक को मिलाया जाता है, ठीक, कूलिंग उपकरण के लिए। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या आइसोब्यूटेन। ठीक है, पहले सीएफसी मिलाया जाता था लेकिन अब वर्तमान में सीएफसी का प्रयोग कम कर दिया गया है, मतलब नहीं होता है सीएफसी का प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट या तंतु जो होता है ना, किस धातु या टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो बिजली बल्ब का फिलामेंट होता है ये किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अब आपसे पूछ रहा है कि ये टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टंगस्टन सस्ता होता है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, यह विद्युत का कुचालक है, इसका घनत्व कम होता है। तो देखिए टंगस्टन इसलिए उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इसका उच्च होता है टंगस्टन का, तो ये गर्म होने पर गलेगा नहीं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी इसका गलनांक जो है वो उच्च होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका गलनांक उच्च होता है। ये 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी नहीं गलेगा, ठीक, उससे अधिक तापमान तब तो ये गलेगा, लेकिन ये 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं गलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 आपसे कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? कुकर के अंदर का दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कुकर के अंदर दाब घटने से क्वथनांक कम हो जाता है, भाप बाहर नहीं निकल पाती, या कुकर की धातु उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें आपका सही होगा कि कुकर के अंदर जो है ना वो सामान्यता से दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बढ़ जाता है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प, यानी अंदर का दाब बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन आप पिछली परीक्षाओं को देख लें जो 68,500 हुई थी या 69,000, ऐसे ही साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव मुख्य भूमिका निभाता है? यानी दूध से दही बनाने में
कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा सूक्ष्म जीव आप उसमें आपके सहायक है? राइजोबियम, तो ये तो सरसों की गांठ में पाया जाता है, सरसों की जड़ों में पाया जाता है, यानी दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। लैक्टोबैसिलस दिया है, एस्परजिलस दिया है, या पेनिसिलियम दिया है। तो देखिए लैक्टोबैसिलस राइजोबियम, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव होता है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, यानी लैक्टोबैसिलस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। ठीक है, इससे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा मान लीजिए आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है कि दही में कौन सी, दूध में कौन सी शर्करा, लैक्टोज शब्द आपको दूध से रिलेटेड ही मिलेगा। देखिए दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। मान लीजिए आपसे एसिड पूछ ले कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, कौन सा, मान लीजिए पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज नाम की शर्करा। और दूध से दही बनाने में कौन जिम्मेदार है, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर त्वचा पर जलन और सूजन किस प्रकार के अम्ल के कारण होती है? यानी जब चींटी काट लेती है, चींटी के काटने पर त्वचा पर जलन और सूजन किस अम्ल के कारण होती है, और इसे शांत करने के लिए घरेलू उपचार में क्या लगाना चाहिए? एसिटिक अम्ल, नींबू का रस, फार्मिक अम्ल, बेकिंग सोडा इसी को क्षारक बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल सिरका, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। तो देखिए ध्यान रखें, जैसे अम्ल है, अम्ल अम्ल की अम्लता खत्म करने को उसमें क्षार मिलाएंगे, तो लगाया तो बेकिंग सोडा जाता है, लेकिन कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? तो चींटी के डंक में जो है ना फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो चींटी या मधुमक्खी दोनों में फार्मिक अम्ल ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा मान लीजिए जब काट ले मधुमक्खी या चींटी काट ले, तो वहां बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा। ठीक, अच्छा फार्मिक अम्ल का एक नाम और है, इसको मेथेनाइक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? मेथेनाइक। नहीं आप फार्मिक अम्ल पढ़ के जाए, वहां मान लीजिए आपसे चींटी का डंक पूछ लिया और फार्मिक अम्ल आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे इसी को फार्मिक अम्ल या मेथेनाइक अम्ल भी बोलते हैं। फार्मूला भी ध्यान रखें, CH2O2 होता है। क्या होता है? फार्मिक अम्ल का फार्मूला CH2O2 होता है। ठीक, चलिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धामन सोडा जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं ना, बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, या निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? फ्यूज तार का प्रतिरोध तो उच्च होना चाहिए, लेकिन गलनांक बहुत कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हुई तो आपकी फ्यूज तुरंत कट जाए, जिससे है क्या कि आपके घर की जो लाइन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए? इसका प्रतिरोध का क्या होना चाहिए? प्रतिरोध तो उच्च होना चाहिए, लेकिन गलनांक निम्न होना चाहिए। तो किस विकल्प में दिया है? सी विकल्प में, यानी फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न। समझ गए क्यों? क्योंकि देखिए शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होगा तो फ्यूज कट जाएगी, तो इससे आपके क्या है जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे पंखा हुआ ये सब नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए अच्छा किसका बनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि किसको किससे बनाया जाए, फ्यूज तार किसका होना चाहिए? तो फ्यूज तार जो है ना वो लेड या टीने के मिश्र धातु से बनाना चाहिए। किससे? लेड यानी सीसा जिसको बोलते हैं, लेड या टीने के मिश्र धातु से इसको बनाना चाहिए फ्यूज तार को। बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि कपड़े पर लगे तेल या ग्रीस के दाग को हटाने के लिए साबुन या डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपसे पूछ रहा है? परासरण पर, मिश्रण निर्माण या पृष्ठ तनाव कम करने पर, श्यानता पर, या स्कंदन पर। तो देखिए ये किस पे कार्य करेगा? ये मिश्रण निर्माण पर। किस पे क्या करेगा? मिश्रण निर्माण पर। मतलब होता क्या है इसके अंदर, होता क्या है जैसे पृष्ठ तनाव तो समझे होंगे, सुने होंगे ना, ये फैलना, पृष्ठ तनाव मतलब फैल जाए, सतह पे कोई चीज फैल जाए। तो साबुन के अणु जो है ना वो फैल जाते हैं आसानी से। ठीक, और पानी में घुल जाते हैं और उसको चारों तरफ से ढक लेते हैं और फिर गोलाकार संरचना बना देते हैं जिससे दाग आसानी से हट जाता है। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी मिश्रण निर्माण और पृष्ठ तनाव को कम करना। विकल्प बी सही हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ।
9 नंबर आपसे पूछ रहा है कि रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। पेड़ रात में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ रात में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, रात में पेड़ जहरीली गैस निकालते हैं। तो देखिए रात के समय में जो है ना पेड़ों के नीचे ही इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए पेड़ ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं ये ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। देखिए पेड़ जो है ना वो ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अच्छा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो दिन में करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब तो वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लेकिन श्वसन के दौरान पेड़ पौधे जितने सजीव हैं सब श्वसन में ऑक्सीजन ही गैस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक, तो रात में तो वो होगा नहीं भाई, रात में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। जब श्वसन, ध्यान रखेंगे श्वसन सजीव जितने भी सजीव हैं श्वसन में वो ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो है ना वो हरे पेड़ पौधे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि नॉन स्टिक तवा जो आता है ना, न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं उस पर किसकी परत आपसे पूछ रही चढ़ाई जाती है, जिससे वो जलता नहीं, खाना उसमें चिपकता नहीं है, आसानी से खाना उलट पुलट सकते हैं आप। परेठा वरेठा जो बनाते हैं ना उसको आसानी से उलट सकते हैं बिना तेल की सहायता से। तो ये आपसे पूछा कि उस पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, पीवीसी, टेफ्लॉन की, पॉलीस्टीरीन की या बेकेलाइट की। तो देखिए उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पॉलीटेट्रा क्या होता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है। क्या होता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ठीक, टेफ्लॉन का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी विकल्प। ठीक है, अच्छा इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जो टेफ्लॉन होता है ना इसका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है, इसलिए नॉन स्टिक बर्तनों में इसको पॉलिश कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि धूप के चश्मे में यानी सनग्लासेस में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है जो तीव्र प्रकाश को आसानी से सोख लेता है, फ्लिंट कांच का, पायरेक्स कांच का, क्रूक्स कांच का या सोडा कांच का। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, धूप के चश्मे में किसका प्रयोग किया जाएगा। धूप का चश्मा जैसे जब कोई आंख वाँख व्यक्ति खुलाता है ना तो उसमें देखे होंगे लगा होता है, तो उसी में पूछ रहा है कि कौन सा मतलब ग्लास इसमें उपयोग किया जाएगा। तो इसमें क्रूक्स कांच, ठीक, क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक, अच्छा इसमें मिला क्या होता है, इसमें सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है, जिससे ये हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना पराबैंगनी रे उनको अवशोषित करने की इनमें क्षमता होती है। इसीलिए जब चश्मा बनाया जाता है तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, क्रूक्स कांच मिला दिया जाता है। ठीक, बहुत महंगा आता है चश्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी में पड़ी छड़ या सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ या मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, उस ग्लास में जब आप ये डाल रहे हैं पेन तो देखे होंगे तो पेन आपको हल्का टेढ़ी दिखाई देगी, जहां रहेगा उस मतलब वास्तविक स्थिति से कुछ दूर हट के दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है आपसे पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो देखिए पानी के गिलास में जब आप सिक्का या ये पेन डाल रहे हैं तो ये आपको हल्का फुल्का टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, इसमें होता क्या है ये तो आप पढ़े होंगे, अपवर्तन का नियम तो आप पढ़े होंगे। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प। अच्छा अपवर्तन का नियम आप क्या है कि जैसे जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। ठीक, इसे अपवर्तन के, इसे क्या है, रहती वो वही है लेकिन हमारे आंखों को थोड़ा दूर हटी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो क्या होगा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा अपने मूल स्थिति से हट जाएगी। ध्यान रखेंगे, बाकी ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि एल्युमिनियम के बर्तन को जंग से बचाने के लिए उन पर
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपसे ये पूछ रहा है कि जो एल्युमिनियम के बर्तन पे परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए, उसको एल्युमिनियम ऑक्साइड की, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलवनीकरण, एनोडीकरण या वल्कनीकरण या मिश्र धातु बनाना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको एनोडीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोडीकरण। ठीक है, उसको और मजबूत भी हो जाता है वो। जैसे उस पर क्या है ना, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है तो वो बर्तन और मजबूत हो जाता है और जंग रोधी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये एनोडीकरण आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, गैल्वेनीकरण दिया है। तो देखिए गैल्वेनीकरण जो है ना, ये भी उसी के लिए, जंग से बचाने के लिए ये भी है, लेकिन ये लोहे पे चढ़ाई गई परत। जब लोहे पे आप परत चढ़ाएंगे तो उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण बोलेंगे, और अगर आप जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम के बर्तन पर चढ़ाएंगे तो उसको एनोडीकरण बोलेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों। ठीक है, गैल्वेनीकरण देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये परिचित विकल्प है तो लोग वैसा ही विकल्प टिक कर देते हैं जिससे ज्यादा परिचित होते हैं। तो जब लोहे की परत की बात करेगा तब आप गैल्वेनीकरण लगाएंगे, और जब आपको एल्युमिनियम के बर्तन की बात करेगा तब आप एनोडीकरण लगाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि अग्निशामक यंत्रों, यानी अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किस रासायनिक क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे आपको ये बताना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही आग बुझाई जाती है। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है, सोडियम क्लोराइड और पानी की क्रिया होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का जलना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है। तो देखिए अग्निशामक यंत्रों में ना सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है। किसकी होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प। ठीक, जैसे आप देखे होंगे ना वो लाल डब्बा जो रखा रहता है स्कूलों में देखे होंगे, ठीक, या कहीं कहीं भी सामाजिक स्थानों पे आप देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा दी जाती है, जिससे जब बाहर जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर आपसे कह रहा कि मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हमारे द्वारा खाए गए स्टार्च या मंड का पाचन शुरू कर देता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, इसी को इमाइलेज भी बोलते हैं, या लाइपेज। तो देखिए मानव के लार में क्या पाया जाएगा? टाइलिन या एमाइलेज। क्या पाया जाएगा? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन या एमाइलेज इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा। ये क्या करता है ना, भोजन को तोड़ देता है, भोजन को, जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है आसानी से। ठीक, किसमें तोड़ता है? माल्टोज शर्करा में, स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, देखे होंगे जब आप रोटी को ज्यादा देर चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है ना। तो क्यों लगने लगती है मीठी? क्योंकि उसमें जो शर्करा होती है ना उसको ये तोड़ देता है माल्टोज में। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। आप प्रयोग करिएगा, रोटी आप ज्यादा देर चबाएंगे अगर तो आपको मीठी लगने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है ना, वो टाइलिन है वो उसको, इस स्टार्च को उसमें तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? शर्करा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है? मतलब गर्मी के दिनों में अगर आप मिट्टी के घड़े में पानी रख दे रहे हैं तो आपको ठंडा लग रहा है, क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है आपसे पूछ रहा है। परासरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, संघनन के कारण या चालन के कारण? तो देखिए वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। देखिए होंगे मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, करोड़ों छिद्र होते हैं। उससे पानी लगातार क्या होता है? बाहर रिसता रहता है। मतलब पानी आप देखेंगे, अगर मटके में पानी आप अंदर रखेंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे उसकी वाह सतह वो भी गीली होगी। आपको गीली क्या, अगर आप उस पर हाथ फिराएंगे तो आपको जल के बूंदे मिलेंगे। तो कैसे बाहर आए? वो जो उसमें असंख्य छोटे छिद्र है ना, उसी के माध्यम से बाहर आ गई। ठीक है, अच्छा पानी जो बाहर की उष्मा है उसकी गर्मी भाप बना के उड़ा देती है। ठीक, गर्मी जो है वो पानी के माध्यम से बाहर है तो उसको भाप बन के वो उड़ जाता है, इसीलिए अंदर का पानी ठंडा होता है, घड़े के अंदर का पानी ठंडा होता है। तो आपसे कोई पूछे कि गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों होता है, तो किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि कपड़ों को साफ करने वाले वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट? तो कौन सा इसमें पाया जाएगा? आपसे यही पूछ रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है कपड़ा साफ करने वाले सब। देखिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो धावन सोडा उसको बोलते हैं, खाने का सोडा।
और इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है इसका सूत्र? Na2CO3। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प, सोडियम कार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया यानी जो बेहोश करते हैं, निश्चेतक इसे बोलते हैं, के रूप में किस गैस का उपयोग दैनिक चिकित्सा में किया जाता है, जिससे हास्य गैस भी बोलते हैं। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O। इसका फार्मूला क्या होता है? N2O। ठीक, सर छोटे छोटे ऑपरेशनों में राहत देने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, मेजर में नहीं, छोटे ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसे बोलेंगे। ठीक है, किसी को सुंघा दिया जाता है तो उसका दर्द कम हो जाता है, वो मतलब बेहोशी अवस्था में आ जाता है। पैकेट बंद चिप्स या नमकीन को खराब होने से बचाने के लिए पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो देखिए चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स के पैकेटों में देखो उसमें होता तो ऑक्सीजन है अंदर, लेकिन ऑक्सीजन से खराब हो जाएंगे वो। ठीक, तेल होगा उससे ऑक्सीकरण कर लेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसलिए उसमें क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन। क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन, जिससे वो खराब नहीं, मतलब उसका भी समय है कि 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, उतने दिन नहीं खराब होता। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि एक बार आप भर दिए तो खराब ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, चिप्स या नमकीन के पैकेटों में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। ठीक, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन भर दी जाती है। ठीक है, और उससे होता क्या, उनका स्वाद बना रहता है, उनका जो वो होता है ना कुरकुरापन, वो भी बना रहता है नाइट्रोजन भरने से, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेंगे, इसलिए उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग आजकल हाई स्पीड इंटरनेट और इंडोस्कोपी में किया जाता है, प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके उपयोग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके 2 उपयोग भी है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, एक हाई स्पीड इंटरनेट और ब्रॉडबैंड जिसको बोलते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट मतलब ब्रॉडबैंड, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका प्रयोग ब्रॉडबैंड में किया जाता है। और एक इंडोस्कोपी, ये पेट से संबंधित एक जांच होती है जिसमें छोटी आंत में कैमरा डाल के डॉक्टर आपके अंदर की आंतें, छोटी आंत पूरी देखते हैं, तो उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। ठीक, तो कह रहा है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर, प्रकाश के विवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या प्रकाश के ध्रुवण पर। तो ये किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे कार्य करता है ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच जाता है, प्रकाश की गति तेज होती है ना, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर किस पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि हमारे घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट की बात कर रहा है, आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपसे पूछ रहा है? 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज या 110 हर्ट्ज। तो देखिए उसका वोल्टेज तो 210 या 220 होता है, एक ही विकल्प में मिलेगा। फिलहाल आप 220 ही जाने। देखो जो हमारे घर में करंट आता है ना, बिजली आती है, विद्युत धारा, उसका वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट। ठीक, लेकिन आपसे हर्ट्ज पूछ रहा है, तो करंट कितनी हर्ट्ज की होती है? 50। ठीक, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। वोल्टेज किसका मात्रक है? विभवांतर का। तो ये सब ध्यान रखेंगे, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? आवृत्ति मतलब कि 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि टाइफाइड मियादी बुखार का पता लगाने के लिए दैनिक चिकित्सा जांच में कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिसा टेस्ट, बिडाल टेस्ट, सीबीसी टेस्ट या बायोप्सी टेस्ट। तो देखिए किस पे कौन सा टेस्ट कराया जाता है? टाइफाइड के लिए होता है बिडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट। अच्छा, एलिसा टेस्ट दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये HIV एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। लेकिन आपसे टाइफाइड वाला पूछा था, तो टाइफाइड में बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? बिडाल टेस्ट। सीबीसी ये भी ब्लड की जांच है। ठीक है, ये सारे ब्लड की ही जांच दी हुई है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट वाला याद रखेंगे। एलिसा टेस्ट होता है एड्स में, बिडाल टेस्ट टाइफाइड में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की तरफ।
23 नंबर आपसे कह रहा है कि सड़कों पर लगी पीले रंग की सोडियम वेपर लाइटों में किस धातु या किस गैस का प्रयोग होता है जो कोहरे फाग में भी साफ दिखाई देते हैं। ठीक, जो पीले रंग की सोडियम वेपर लाइट लगी होती है उसमें आपसे पूछ रहा है किस गैस का या किस धातु का प्रयोग होता है। तो देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, नियान है, आर्गन है, सोडियम वाष्प है या तारा है। तो किसका प्रयोग होता है, सोडियम वाष्प का। किसका प्रयोग होता है, सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। जो प्योर सोडियम लैंप ही उसको बोलते ही है, उसको क्या बोलते हैं, जो सड़कों पर लगे पीले रंग के होते हैं ना उसको सोडियम लैंप भी बोलते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी यानी सोडियम वाष्प। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए पेट आमाशय में कौन सा प्राकृतिक अम्ल स्रावित होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो देखिए साइट्रिक अम्ल तो खट्टे फलों में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल ये नाइट्रस ऑक्साइड से जो क्रिया करता है ना, जल की ये क्रिया होती है नाइट्रस ऑक्साइड से, तब नाइट्रिक अम्ल बनता है। जब सल्फर गैस से क्रिया करता है ना जल, तो कौन सी गैस बनती है, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन पेट में ना, पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक, अच्छा HCl से क्या बनता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या बनता है, पेप्सिन एंजाइम वो सक्रिय होता है जब हाइड्रोक्लोरिक का स्राव होता है तब पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होता है। अच्छा पेप्सिन पाचन किसका करता है, प्रोटीन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन हमारे यहाँ कौन करता है, मतलब हमारे शरीर में कौन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो ये सबसे हार्ड अम्ल भी है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl दिया है ये सबसे प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर आपसे कह रहा है कि बिजली के हीटर या खाना पकाने वाले इंडक्शन हीटर में कि कायल जो कुंडली लगी होती है ना किस मिश्र धातु की बनी होती है। आपसे ये पूछ रहा है कि बिजली के हीटर में किस धातु का जो लगा होता है कुंडली तार वो किस का बना होता है, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, तांबा का या कांसा का। तो ये किसका बना होता है, हीटर की कॉइल किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। देखिए इसका जो है ना नाइक्रोम का है ना, इसका जो गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ठीक, गलनांक इसका बहुत उच्च होता है। और चूंकि हीटर में देखेंगे जब हीटर जलता है तो लाल लाल हो जाता है ना, मतलब काफी गर्म हो जाता है। तो दूसरे अगर नाइक्रोम का ना प्रयोग करें, मान लीजिए निकिल लगा दी, मतलब तो वो क्या होगा, गल जाएगा। ठीक, और वो जब लाल लाल होगा तो वो हीट उष्मा पैदा करता है, इससे हम लोग खाना आसानी से बना लेते हैं। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी 25 क्वेश्चन थे, कमेंट में आप लोग बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। फिर फिलहाल आप अपने मित्रों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।